संयुक्त टॉस के जो पुराने व्यूअर्स हैं और रवि सिंह चौधरी जी से अच्छी तरह से परिचित हैं। इनके पहली पुस्तक आ चुकी है ऋषि इंटेलिजेंस, और आज हम उनकी दूसरी पुस्तक द डायलेक्टिकल ऋषि, ये है पुस्तक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द डायलेक्टिकल ऋषि तर्कशास्त्र की बात करती है और हमारे जीवन में तर्क का क्या स्थान है, तर्क की क्या महत्ता है, इसके अलग अलग जो आयाम है इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस पुस्तक में आपने गौतम जी की बात की है। अब आमतौर पर जो हमारी समझ होती है कि गौतम ऋषि थे, रामायण के समय थे, अहिल्या जी के प्रसंग में उनका नाम आता है। और यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हमारे ज्ञात इतिहास जिसको हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है। हम बहुत पुराना, पर बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब जैसे रामायण को हम मानते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी है। तो इन गौतम जी और उन गौतम जी में अंतर है या ये क्या है? मतलब बेटो कि यहाँ पे आपने कहा है अक्षपाद गौतम जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो व्यास, वेद व्यास सभी जानते हैं। अब ये बहुत लोगों को पता भी होगा कि वेद व्यास एक व्यक्ति नहीं है। ओके। हर समय काल युग में वेदों का जो वर्गीकरण करने वाले, कैटेगरी बांटने वाले, वो आते रहते हैं, तो वो भी वेद व्यास कहलाते हैं। ठीक है, तो महाभारत वाले हम करेंगे कृष्ण द्वैपायन, वो है वेद व्यास। तो दूसरे काल में दूसरे वेद व्यास। उसी तरह राजा जनक, ये भी एक पदवी है। एक वो सिर्फ राजा जनक, माता सीता के पिता, वो राजा जनक नहीं, दो हो गए होता है। तीसरा इंद्र, इंद्र भी कोई एक देवता नहीं है, वो भी पदवी है। तो उसी प्रकार जो गौतम नाम है, ये गोत्र रूप में आप ले सकते हैं कि यहाँ पर स्वयं का महिमा मंडल परिचय नहीं दिया जा रहा। आप ऋषियों की कोई आत्मकथा आपको नहीं मिलेगी। आप बता नहीं सकते कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसा जीवन था। तो वो गोत्र नाम से ही प्रचलित हो गया, उनका मूल नाम बहुत लोगों को नहीं पता। तो रामायण में जो अहिल्या हैं और गौतम ऋषि हैं, वो और ये अक्षपाद गौतम दो भिन्न हैं, जिस तरह मैंने बाकी उदाहरण आपको दिए। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो उस समय काल के थे और ये तो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री का पार्ट आते हैं, कैसे हो जाए, या तो वो झूठा हो जाएगा या फिर ये। इसमें अब थोड़ा जो हम एक आगे चलते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न, मतलब जो हमारा भारतीय सोच है हमारी, और जो वेस्टर्न सोच है, उसमें जो तुलना अगर करते हैं, जैसे एरिस्टोटल हो गए या प्लेटो हो गए, और एक गौतम जो कहते हैं, खास करके अगर लॉजिक या और अन्य भी जो विषय हैं, तो उसमें आप क्या अंतर देखते हैं या क्या समानताएं? ईस्टर्न दर्शन और वेस्टर्न फिलॉसफी, ये पहले दो शब्द में ये दो कैटेगरी बटेगी। उनका फिलॉसफी दर्शन नहीं है और हमारा दर्शन फिलॉसफी नहीं है। ये दो अलग 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 कैटेगरी है। ठीक है, वो आप डिपार्टमेंट बना दो कॉलेज में तो आप ट्रांसलेशन में लिख देते हो, लेकिन एक तो दो अलग विषय ही है, ये सबसे पहला बात। ठीक है, और फिलॉसफी माइंड का फंक्शन है। मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे जो सोचा जाए, किया जाए, उससे फिलॉसफी डेवलप होती है। तो स्कूल ऑफ थॉट हम कहते हैं। एक मनुष्य का अनुभव बहुत जबरदस्त हो सकता है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा हो सकता है, उसने अपने जीवन के अनुभव के अनुसार कुछ ऑब्जर्व किया पैटर्न सोसाइटी में, समाज में, और कुछ व्याख्याएं दी, फिलॉसफी दी। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा कि जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो सुप्रीम होता है, ये जो रियलिटी है इससे ज्यादा। ये उनका ही लाइन है कि सर्कल जो है ये माइंड में परफेक्ट बनेगा, बट नेचर में आप देखोगे तो उतना परफेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब एक्सेप्शंस है, कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन वो कहेंगे कि अब हर बार आप माइंड में परफेक्ट सर्कल बना पाओगे। ठीक है, उसी तरह रेक्टेंगल है, तो ये कहेंगे कि नेचर इम्परफेक्ट है। ठीक है, प्रकृति को नीचे का नेचर, और माइंड हो गया सुप्रीम। तो ये बेसिस हो गया वेस्टर्न फिलॉसफी का, माइंड ऊपर आएगा। तो जहां पर ये बोलता है आइडिया ऑफ इंडिया पे मुझे विश्वास है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो घट रहा है उससे ज्यादा बेहतर यह है कि किसी लेखक ने इतने अच्छे विचार दिए, उन विचारों को जमीन पर उतारो। ये अप्रोच होगा वेस्टर्न थॉट का। वो हमेशा बोलेंगे कि दिस आइडियलिज्म जो है, इसको क्यों नहीं हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ये प्योरेस्ट थिंग है, राइट। और यहां हम बोलेंगे कि
माइंड जो मैं बीच में रोक रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग स्टूडेंट थे और प्रैक्टिकल्स करते थे तो उसकी थियरी लिखनी होती थी और उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करना होता था। तो थियरी में हम लोग सारा कुछ मालूम होता था कि आ गया एन इज इक्वल टू आई एल ये वो, और ग्राफ का मालूम है, स्ट्रेट लाइन बना देते थे, हो गया। जबकि हमें बताया जाता था कि जब आप एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स लोगे तो एकदम से वो बराबर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन वैसी नहीं रही, जिग जैग थोड़ी 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 रहेगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो उस चीज को आई थिंक ये मतलब अंडरस्टैंड करना, उस चीज को समझना थोड़ा सा हम लोग के लिए आजकल डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसी एजुकेशनल परंपरा पढ़े हुए हैं कि आइडिया कैसे मतलब आइडिया में ऑब्वियसली वो आप परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे है वो चीज परफेक्टली कभी भी मतलब कॉपी नहीं हो सकती, कॉपी टेस्ट नहीं हो सकती। ये आप कह रहे हैं, यस ये वेस्टर्न इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जी। जैसे फॉरेस्ट को देखिए और एक गार्डन को देखिए, तो दूर से क्या लगेगा, ऑर्डर किसमें है, तो बोलेंगे गार्डन। हाँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ माली को निकाल दीजिए, उसके मैनेजमेंट पार्ट को निकाल दीजिए, और फॉरेस्ट में तो कोई है ही नहीं, तो फॉरेस्ट इज रीजनरेटिव ना, तो ऑर्डर वहां है, जी सर। गार्डन में नहीं है। तो गार्डन को मैनेज करना पड़ता है एक्सटर्नली, सेल्फ गवर्नड नहीं है। लेकिन दूर से ये ऑर्डर लगता है कि ये एकदम छाटा हुआ है, प्रॉपर सुंदर काटा हुआ है, घास ऐसे पर डे आप लॉन मूवर से ही कर रहे हो, लेकिन इसमें केओस है, इसको आप जबरदस्ती इंट्रोपी को मतलब मैनेज कर रहे हो। फॉरेस्ट सेल्फ थ्राइविंग है लेकिन केओटिक दिखता है। और हम ऐसी किसी भी चीज को जंगल राज कह देते हैं कि जंगल राज का मतलब कि वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। यस यस, बट जंगल इज की गवर्नेंस नहीं चाहिए होता है उसमें, एक्चुअली मतलब ह्यूमन लेवल पे तो नहीं चाहिए, इंसान की तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब ईस्टर्न जो भारत में अगर हम आते हैं तो वो दर्शन को ला रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि माइंड में लिटरली ठेठ बात हम बोले वो औकात नहीं है, ये हम रियलिटी को माइंड के स्तर पे कंप्लीटली और एक्सप्लेन कर पाए। हाँ तो क्या करो, कुछ पैटर्न्स को ढूंढो, चल क्या रहा है ब्रह्मांड। ठीक है, तो एक चीज जो कॉमन है वो है रिपीटिशन, बहुत चीजों का रिपीटिशन है, सूरज का उगना डूबना हमारे लिए सही, चांद का एक फ्लो है, नदी ऐसे ही बहती है, दिन होता है रात होता है, कोई जन्म लेता है, पालन पोषण होता है, फिर मृत्यु होती है, ये सब पैटर्न है। पेड़ का पतझड़ हर साल आता है? तो इसको इन्होंने कहा रित, एक रित है, एक लॉ है जिससे पूरी सृष्टि रिपीट कर रही है अपने आप को। ठीक है, इसको जब आप शब्दों से बोलते हो इसको सत्य कहते हैं, और इसको जब व्यवहार में लाते हैं उसको धर्म कहते हैं। अब जैसे आयुर्वेद के एंगल से मैं धर्म आपको बताऊं, यदि आप सूरज के उगने के पहले उठिए और सूरज के डूबने के बाद खाने का एक्टिविटी बंद कर दीजिए, खाना मत खाइए सनसेट का, तो आप हेल्दी हो जाएंगे। बेसिक है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि सूरज जब उग रहा है तब आप काम करिए और जब डूब रहा है तब आराम करिए। ठीक है, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो हम बोलेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आ रहा है, राइट, किडनी में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हो गया है, नींद नहीं आ रहा है, राइट, झुर्रियां आ रही है। तो आपने क्या किया, प्रकृति का जो रित है उससे सिंक नहीं किया अपने आप को, तो आपने एक हेल्थ का धर्म तोड़ा और उससे आपको हेल्थ डिसऑर्डर हुआ। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन और इतने सारे रूल्स की जरूरत नहीं थी कि इसमें न्यूट्रिएंट ये ऐसे करना है, ऐसे सिंपली नेचर को ऑब्जर्व करिए जो चल रहा है और उसको अपने जीवन में उतारिए, वो धर्म रूप उसके रिदम को फॉलो करिए, और वहीं से रिदम आया। रित से ऋतु बना है, हाँ, रित से रिदम बना है, रित से रीति बना है, ट्रेडिशन, परंपराएं, चीजें। लोग बोलते हैं कि इन परंपराओं का हम क्यों पालन करें, तो ये रित को कोडिफाई करके, देखिए हर कोई बैठा नहीं है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, राइट, वो ऋषि बुद्धि नहीं है, तो आपको वही चीज तो एनालाइज करके एक डूज एंड डोंट्स के रूप में आपको कुछ मिलता है, सीधा सीधा आपको उसका पालन करना है। तो आप ये देखिए कि माइंड को सुप्रीम नहीं हमने बनाया, नेचर, प्रकृति, ब्रह्मांड को आगे रखा, माइंड को पीछे रखा, और बोला कि ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा रही है, लॉजिकल एनालिसिस, थीसिस, डिडक्शन उससे पहले
ऑब्जर्व करने की, अनुभव करने की क्षमता पे ज्यादा काम करिए, अनुभव के दायरे को पहले बढ़ाइए। तो ये मूल अंतर आपको हमारा और यस इसमें मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अक्सर हम लोग अपनी बोलचाल में कहते हैं कि जो हमारे पुराने ऋषि हैं वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन द मॉडर्न सेंस जो साइंटिस्ट की बात होती है वो ये रिसर्च करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये धारणा सही है या इसमें एक न्यूएंस है जो हम मिस कर जाते हैं? और शायद हम मतलब ये सोचने लगते हैं कि अगर कोई वैमानिकी शास्त्र लिख रहा है या कहीं और किसी उसके बारे में बात कर रहा है तो कहीं वो कुछ लैब वगैरह स्टैब्लिश करके कुछ अपना करते होंगे, ऐसा है या कुछ अलग है जी जी मतलब जिनको आप साइंटिस्ट मॉडर्न सेंस में कह भी सकते हैं या नहीं, ये थोड़ा सा। पहले तो समाज की जो अवधारणा रहती है वो साइंस को पूरी दुनिया मानती है। तो लोगों को लगता है कि कोई अगर अच्छी चीज है तो इससे कट मतलब एकदम टक्कर की होनी चाहिए, तब उसकी लेजिटिमेसी होगी। तो ये बोलना दोनों के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। ऋषियों ने जो बात की है जरूरी नहीं कि हर बात साइंटिफिक हो, और साइंस जरूरी नहीं कि हर बात कॉन्टेम्पलेट कर पाए जो ऋषियों ने कहा है। क्यों? क्योंकि दोनों विधा अलग है। ठीक है, साइंस जो है वो एक हाइपोथेसिस को हम लिखते हैं, उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, वेरिएबल्स अलग अलग करते हैं और फिर एक कोरिलेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं कि भाई इसमें कोई पैटर्न निकला। कि इंपेरिकल एनालिसिस टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन बार बार अलग अलग वेरिएबल्स के साथ करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। फिर एक नया साइंटिस्ट आता है, उस ऑब्जर्वेशन को अपना हाइपोथेसिस बनाता है, एक्सपेरिमेंट को और बेहतर ढंग से डिजाइन करता है और फिर उसी हाइपोथेसिस का रिव्यूटर देता है, डिनाई करता है या उसको अपग्रेड करता है। तो ये एक इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। साइंस ऐसे काम करता है। ऋषियों ने इंपेरिकल एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट बेस्ड लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन नहीं किया है। तो ये एक मतलब मूल जो एक समझ की जो गड़बड़ हो जाती है वो हाँ। समझना जरूरी है। Science is you can write it as a third person, you can teach it, you can transfer it as a document. Person is not required. व्यक्ति को आप हटा दीजिए, अच्छे से अगर उसने रिसर्च पेपर लिखा है तो समझने वाला समझ सकता है। ठीक है, अगर उसी डोमेन का हो तो। ऋषियों का क्या है कि जो अनुभव हमने किया है उस रास्ते पे यदि आप आइएगा, उसी स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस के तौर पर आपको पता चलेगा इट इज लिटरली नॉन ट्रांसफरेबल बाय लैंग्वेज और बाय डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जब हाइपोथेसिस है ही नहीं, फॉल्सिफिकेशन है ही नहीं, तो साइंटिफिक कैसे होगा? साइंटिफिक मीन्स फॉल्सिफाई करना। कि ये सही मतलब अगर किसी साइंटिस्ट ने कहा भी है कि ये एकदम परम सत्य जैसा लग रहा है उसके लिए, साइंस साइंटिस्ट का हर एक्सपेरिमेंट या अपना फील्ड बेबी होता है, उसको बुरा लगता है अगर कोई उसकी बात काटे, लेकिन वो कम्युनिटी मानती है कि उसको गलत होना ही है, आज नहीं तो कल। तो लोग ढूंढते हैं कि किस पॉइंट पे इस साइंटिस्ट की बात गलत होगी, वहां से मेरा बेहतर हाइपोथेसिस आएगा। ऋषियों ने जो बात कहा है उसका फॉल्सिफिकेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो परम सत्य की तरह है। तो जब फॉल्सिफाई होगा नहीं तो हाइपोथेसिस डिसाइड होगा नहीं, तो वो साइंटिफिक नहीं है। नाउ इफ इट इज साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक डजंट मीन इट इज फॉल्स। मोनोपोली नहीं है साइंस का ट्रूथ पे। साइंस में ये ह्यूमिलिटी है। समटाइम्स वी नो व्हाट वी नो, समटाइम्स वी नो व्हाट वी डोंट नो, एंड समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। क्या नहीं जानते ये भी नहीं पता। तो नास्तिक नहीं होते साइंटिस्ट, ये बोलते हैं कि हमें ईश्वर के बारे में हमें नहीं पता है। 50-50 बोल दो, जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मैं बोलूंगा होते हैं, बट ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ करना और कठिन है कि नहीं है, मतलब बाय लॉजिक है। और ऋषियों का क्या है कि जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पानी पीने से जो प्यास बुझता है, वो जो अनुभव है वो आपका और मेरा सेम है। इट्स नॉट फॉल्सिफाइबल। हाँ, लेकिन इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे पेपर पे? हाँ, वो बिल्कुल चीज मतलब साहित्य में कई बार आते हैं कि भाई आप उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को आप जो कहते हैं ना सर कि भाई शब्द नहीं मेरे पास, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो उस तरह का एक्सपीरियंस जो अगर कहीं मान लीजिए कोई मेरा नज़दीकी है, मैंने एक्सपीरियंस किया किसी भावना को,
लगभग वही एक्सपीरियंस किसी और का भी होगा, लेकिन दोनों ही कहेंगे कि हमारे पास शब्द नहीं है। तो ये चीज़ है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है जो आपने पुस्तक में मेंशन की है, मिथ्या। मिथ्या क्या है? रिलीफ कैटेगरी नहीं है, आपने लिखा है कि एक कॉन्टिन्यूम है। मिथ्या को दो तीन तरीकों से आजकल हम लोग देखते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे कथावाचक लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, वो कहते हैं भाई जगत मिथ्या है, वो माया, ये सब मिथ्या है। फिर उस पे बहुत सारी डिबेट चलती है कि जगत मिथ्या है या नहीं, द्वैत अद्वैत, वो सारी चीजें चलती है। दूसरा, बहुत हम प्रोजेक्शंस की दुनिया में जी रहे हैं, जिसको हम कभी नैरेटिव कहते हैं, कभी मीडिया कहते हैं, कभी कुछ इस तरह। और हम लगातार प्रोजेक्शंस की दुनिया में हैं, और हमारा अपना एक्सपीरियंस है फिल्मों को देख के कि भाई ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। मतलब आपको उस सामने घटित नहीं हो रहा है, और एक मिथ्या है, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम फिल्म देखते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं, सारा कुछ होता है। मिथ्या को हम मतलब हम यानी कि हमारा जो दर्शन है वो कैसे देखता है? आपने इस पुस्तक में उसको किस तरीके से? तो जब मैं बुक लिख रहा था तो डिस्कशन होती है कि कैसी बुक लिखनी चाहिए, फिक्शन लिखे कि नॉन फिक्शन लिखे। तो मेरे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी आइडिया को लंबे समय तक इम्प्लांट करना है तो फिक्शन लिखिए, उसमें रस आ जाएगा, भाव आ जाएगा, तो लोग उसको याद रखेंगे और ट्रांसफर करेंगे। इवन सत्य घटना है उसको फिक्शनलाइज कीजिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई घटना एज इट इज है, ठीक है, और एक है कि उसी घटना का नाट्य रूपांतरण को कुछ ऐड किया गया, रिमेंबर रस और भाव जोड़ा गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना नहीं हुई है। जैसे कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, अब उसको कोई पढ़ेगा तो बोलेगा आचार्य चाणक्य नहीं है। लेकिन जब आर श्यामा शास्त्री जी ने जो मैसूर की लाइब्रेरी में ढूंढा, वहां पर डॉक्यूमेंट है अर्थशास्त्र, उसमें कोई कहानियां नहीं है, तो पता चलेगा अच्छा वो तो थे हिस्टोरिकल फिगर। लेकिन टिकेगी क्या? कहानियां। तो रामायण आप देखेंगे कि अब कवि बोलते हैं, वाल्मीकि आदि कवि कहता है, तो कवि है तो अलंकार का प्रयोग करेगा, कवि है तो भावनाओं का प्रयोग करेगा, तो घटना तो है घटित। बल्कि रामायण में जो है इतने सुंदर डिस्क्रिप्शंस है, सीनरी से लेके भावों को लेके, वो तो मतलब अद्भुत है। और वही चीजें हैं जो एक्चुअली याद रहती, मतलब वो रह जाती है। और रामचरितमानस उसमें और ज्यादा फेवरेटिव है, हाँ। तो वो और जनमानस तक पहुंच गई। लेकिन वो हिस्टोरिकल घटना नहीं है। हिस्टोरिसिटी जाएंगे तो आपको वाल्मीकि के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी काल के हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है, ये चेंज हो रहा है, डायनामिज्म है इसमें, कॉन्स्टेंटली है। तो ये मिथ्या है। कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, इट्स बाइनरी 1 and 0। लेकिन कोई चीज है और परिवर्तन होते जा रहा है, वो मिथ्या है। समथिंग चेंज भी है, कंटिन्यूटी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। इल्यूजन जो वर्ड बोल देते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे आभास हुआ, सीढ़ी पे मैं अंधेरे में चल रहा था तो लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो आभास मतलब क्या है कि नहीं है फिर भी लग रहा है कि है। मिथ्या में ऐसा नहीं है कि नहीं है और लग रहा है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ वो रियलिटी है, बट जो वीडियो गेम चल रहा है वो रियलिटी नहीं है, वो जो दुनिया है गेम ना वो रियलिटी है। तो यहाँ पर यू कांट से कि वो एक्चुअल बैटलफील्ड में है। तो लेकिन इमोशंस आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, हमें मारना है, हमें बचना है। तो कोई चीज अगर डायनेमिज्म के साथ है, परिवर्तित हो रही है, तो वो मिथ्या है, और जो नहीं परिवर्तित हो रही है वो ही सत्य है। जिसमें हम ब्रह्म या आत्मा की जब भी बात करते हैं कि वो चेंज नहीं कर रहा है, वो इसलिए वो सत्य है। और एक असत्य है जो है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में वो मिथ्या है। इसमें एक और ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि जब हम भक्ति की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई भक्ति में तर्क नहीं होता, और जब तर्क, खाली तर्क की बात करते हैं तो लगता है कि भाई बिना तर्क के हम भक्ति कैसे करें। एक वो भी क्वेश्चन आता है कि मतलब मुझे नहीं पता कि ये भगवान है कि नहीं है, तो मैं इनको कैसे मानूं कि हाँ यही सर्वशक्तिमान है और इनको मैं सरेंडर कर। तो भक्ति और तर्क का क्या मतलब कनेक्शन या एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? जैसे ज्ञान मार्ग यदि मैं यात्रा देखूं तो आप जब आदि शंकराचार्य को देखते हैं तो वो शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं और फिर भज गोविंदम भी लिख रहे हैं।
फिर सौंदर्य लहरी भी लिख रहे हैं, एस्थेटिक ब्यूटी और देवी माँ की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंट ऑफ जो लोगों को टू एक्सट्रीम लगता है, यही एक्चुअली इंटेलिजेंस लेवल है। अगर आप संभाल पा रहे हैं श्रद्धा को भी और तार्किक होने को भी एक ही व्यक्ति में यदि हो, इसरो के जैसे चीफ है, हाँ वो साइंटिस्ट है और फिर मंदिर भी जा रहे हैं, तो ये एक साथ आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति में दोनों ना हो। आप तर्क को प्रयोग कर सकते हो छाटने के लिए, माखंड से दूर जाने के लिए, किसके पास मुझे जाना है, गुरु को सेलेक्ट करने के लिए, संप्रदाय के लिए ग्रंथों को, और फिर एक बार आपने जब चूज कर लिया आपका एक प्रमाण या फिल्टर के असर पे, देन आप समर्पण भाव में चले जाओ, आपको त्यागना पड़ेगा तर्क, हो गया, हाँ उसका रोल खत्म हो गया। एक इनिशियल जो फिल्टर्स क्रिएट करते हैं या जो एक डिसर्नमेंट है कि भाई हमें यहाँ से, मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ से हमें लेट से हावड़ा जाना है, तो रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल माइंड कहेगा कि भाई जो सबसे छोटा रास्ता है यानी सबसे जल्दी पहुँचने वाला, सबसे सुगम हो, उसको पकड़िए। तो तर्क का ही इतना ही रोल है, और अपनी प्रवृत्ति से जो मैच करे, आपको लगेगा कि यही मेरी मूल प्रवृत्ति है, ये मेरे लिए मतलब आसान है, मैं हूँ स्केप्टिकल, मैं बहुत डाउट करता हूँ, तो आपको ज्ञान मार्ग में ही उधर ही जाना पड़ेगा। मतलब आप मोल्ड नहीं कर सकते, जो मेरी प्रवृत्ति है उसको संतुष्टि चाहिए, ठीक है, उसका आंसर्स चाहिए, तो जो उसके उत्तर देगा वो उस तरफ जाएगा। लेकिन एक बार जब आपको उत्तर मिल गया तो हम बोलते हैं एनालिटिकल जो फ्रेमवर्क ऑफ माइंड है उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। मतलब हमेशा यही मन और यही बुद्धि लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा आपके लिए। तो जो योग का डायमेंशन आता है या साधना का डायमेंशन आता है कि आप योग चित्त वृत्ति निरोधन, कि आप मन को छोड़ना होगा, और मन को छोड़ा आपने तो तर्क उसके साथ जाएगा ही, क्योंकि मन और बुद्धि के लेवल पे सारे एनालिटिकल जो वर्ल्ड है, आपकी जो सोच है वहां तक ही है, उसको आप त्यागोगे हो गया। फिर अनलर्न करिए, फिर शांत होइए, स्थिर करिए अपने आप को, तो वो यात्रा प्रारंभ होती है। और वहां पर भाव जरूरी है, और वहां पर फिर भजन कार्य आ सकते हैं मन को स्थिर करने के लिए। तो आप, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सारे मार्ग मिल जाते हैं आगे जाने के बाद, वहां कन्वर्जन आप कहीं और से भी प्रयास करो, मतलब सब समुद्र की तरह सारी नदियां वहीं मिलनी है, लेकिन वो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो वही बात आ जाती है कि राह पकड़ तो एक चल पा जाएगा मधुशाला, मतलब घूम फिर के कहीं से रिका बहुत पहुंच जाएंगे। और एक चीज और मैं उस पर आपसे पूछ लूं, क्योंकि शायद फिर वो छूट न जाए। न्याय जो शब्द है, न्याय दर्शन या न्याय, और अगेन जो मैं बिल्कुल जो बेसिक इंटेलिजेंस, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की, वो न्याय को जस्टिस से कर देते हैं कंपेयर, या उसका पर्यायवाची मान देते हैं, या हिंदी ट्रांसलेशन। तो न्याय, गौतम ऋषि जब न्याय की बात करते हैं तो वो क्या, न्याय क्या है, और उसको हम कैसे समझे, मतलब न्याय जो न्याय दर्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा जी विस्तार। तो न्याय मतलब जो आज की भाषा में होता है जस्टिस। जस्टिस में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। हाँ, सत्य को असत्य को, एकदम दूध को और पानी को अलग अलग करना था, यस, तो डिसीजन मेकिंग है उसमें, प्रमाणों का प्रयोग है उसमें। तो न्याय तक पहुंचने के लिए आप निर्णय जो कर रहे हो तो वो प्रमाण के ही माध्यम से कर रहे हो। तो आउटकम क्या है डिसीजन मेकिंग का, कोई ना कोई निर्णय, चाहे अपने लिए लो चाहे दूसरे के लिए लो, तो ये अलग तो कभी नहीं है, राइट। आपका जो प्रोसेसिंग है, जो भी आप प्ले कर रहे हो अपने माइंड के साथ, कुछ ना कुछ हर वक्त अपना निर्णय ले रहे हो, आज मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इट्स ऑल निर्णय, ठीक है। और जब सत्य और असत्य की परख आपको करनी है, अन्याय नहीं करना है, तो वहां पर तो न्याय ऑब्वियसली वहां पर होगा। तो ये कनेक्टेड है, इट्स नॉट इन आइसोलेशन, ओके। तो इसलिए वो भी एक एलिमेंट या विषय का ही नाम न्याय दर्शन है। हमारे यहाँ जिसको ट्रायंगुलेशन भी कई बार लोग कहते हैं, अनुमान प्रमाण और उसके आगे और भी कुछ है, वो विस्तार नहीं है। तो ये इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएं कि किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस या जो प्रत्यक्ष दर्शन है, उन सब ये सारे इवेंट्स कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में अगर संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे कि एकदम साधारण मैं उदाहरण दूं कि एक बच्चे को आम के पेड़ के पास से वो गुजर रहा है, तो वो कब निर्णय लेगा कि मुझे आम तोड़ना है? वो देखेगा उसका रंग, हाँ, उसका साइज,
और अगर सुगंध आ रही है तो एक ही तोड़ना ही है, वो मका हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग है कैसे हुई, प्रत्यक्ष से हुई, अपने इंद्रियों का उसने प्रयोग किया, राइट। ठीक है। आई विटनेस जिसको बोलते आई विटनेस, प्राइमा फेसिया बोलते हैं या, ठीक है। लेकिन उसने फिर अपने मित्र को बताई कि आ जाओ, यहाँ पर एक पका आम है, ठीक है। अब वो अगर ये सितंबर का महीना हो, अक्टूबर का महीना हो, ठीक है, या मान लीजिए फरवरी का महीना, तो वो व्यक्ति तुरंत, उसका दोस्त अनुमान लगा लेगा कि अभी आम पकने का समय नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर उसने क्या प्रयोग किया, अनुमान का इन्फ्लुएंस इसको। इन्फ्रेंस के फरवरी में आम तो नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन वो अगर सही समय काल हो तो वो इसके बोलने पे आ जाएगा, तो शब्द प्रमाण की तरह उसको लगेगा कि मेरा दोस्त, या ये भी अनुमान लगाएगा कि झूठ नहीं बोल रहा, तो उसके बातों से वो जज कर लेगा कि मुझे आम के पेड़ के पास आना है। तो ये वो शब्द प्रमाण की तरह वो प्रयोग करने लगा। या एक और चीज वो प्रयोग कर सकता है कि वो बाजार से गुजरा और बाजार में आम है, मार्केट में आ गए हैं, तो वहां से एक एनालॉजी वो लगा सकता है, उपमान, कि हाँ ये सीजन है तो आम पेड़ में भी होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, ऋषि गौतम के अनुसार ये 4 टूल हैं, 4 कैटेगरी है प्रमाण की, जिससे आप प्रमाणित कर रहे हो, सत्यापित कर रहे हो, या सत्य का आपको पता चल रहा है। वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है फॉर यू, नॉट जस्ट एविडेंस बट फॉर यू। आप वैलिडेट करना अपनी इंफॉर्मेशन को, उसका ये तरीका हो सकता है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग ये एनालॉजी को जैसे बोलते हैं, एनालॉजी इज नॉट द प्रूफ, एनालॉजी इज, इट्स नॉट एग्जैक्ट थिंग, आप एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए बोलते हो, तो वो 3 फिर बचता है। तो एक आप ये ट्रायंगुलर जो आप बोल रहे थे कि शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अब अलग अलग ऋषि कोई 2 संख्या की बात करेगा, कोई 5 और 6 तक भी जाएगा। अब उसी का सब पार्ट या उसी का रिफाइनमेंट वो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं उदाहरण दूं कि अगर ऋषि गौतम और ऋषि कणाद भगवान की बात कर रहे हैं तो अनुमान से करते हैं, प्रत्यक्ष से नहीं, ठीक है। मतलब ऋषियों में भी कैटेगरी है, मतलब हम महान हैं लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने अणुओं को फंडामेंटल बताया। लेकिन उन्होंने बोला कि घड़ा बनाने के लिए कुम्हार तो चाहिए, या कोई बच्चा ऐसे अगर विश्वास नहीं करता है भगवान में, तो यदि मैं बोल दूं कि ये जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर बदल दो, तारे का डिस्टेंस ये कर दो, तो पूरा केओस आ जाएगा। सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है, डिजाइन्ड क्यों है, कोई आर्किटेक्ट तो होगा इसका। तो ऐसे जो सोचता है वहां पे अनुमान से वो बोल रहा है कि भगवान है। साइंस उसको कहेगा गॉड ऑफ गैप्स। कार्ल सैगन हो या फिर अभी के जो भी साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं कि हम लोग सब नास्तिक है और आप लोग जो भगवान की व्याख्या दे रहे हो तो गॉड ऑफ गैप्स है, क्योंकि साइंस पहुंचा नहीं है। हाँ, वो तो उसको कवर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये अनुमान है, तो अधूरापन है थोड़ा सा। लेकिन जो प्रत्यक्ष होगा वो कंप्लीट होगा। अगर भगवान दिख जाते, सर्वसुलभ होते, तो डिबेट ही नहीं होती। लेकिन ये वर्तमान में ही होगा। प्रत्यक्ष का क्या है, पास्ट में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। पास्ट में होगा तो मेमोरी आ गई, मेमोरी फिर एरर आएगा, और फिर अनुमान और एनालिसिस ही आएगा। तो अनुमान साइंस का फेवरेट डोमेन है, डिडक्शंस, लॉजिक, क्योंकि आप डेटा को एनालाइज करते तो डेटा तो पुराना ही होता है ना, तब 1 सप्ताह पुराना है या 1 सेकंड पुराना हो, और उससे आप फॉरकास्ट करते हो, वेदर फॉरकास्ट करना। तो साइंस को प्रत्यक्ष में उतना इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पे लोग सोचते साइंस मतलब एकदम आज एकदम ये चीज़ कर दो, ये फॉर्मूला लगाओ, ये इंजीनियरिंग कर दो, हो जाएगा। लेकिन आप जैसा बता रहे कि मतलब वो पीछे और आगे वर्तमान में एक्चुअली है नहीं, जबकि नहीं तो एनालिसिस कैसे करोगे? वर्तमान इज, यू कैन नॉट, बात सही है, यू कैन एक्सपीरियंस वर्तमान, अनुभव, लेकिन जैसे ही उसको लिखने आ गए तो बीत चुका। और इसीलिए उनकी थ्योरी से हर 10-20 साल 30 साल पे बदलती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के बारे में बताया, अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण नहीं लिख रहे,
तो वहां पर भी सर्टनली यू कैन से कि दिस इज नॉट प्रत्यक्ष। उन्होंने कि स्क्रीन पे वो जो जो भी बनाया है उससे वो एक्सप्लेन कर रहा है, वहां से वो चल रही है गीता या महाभारत। तो आप देखिए कि जैसे ही मीडियम आ गया बीच में तो इट लॉस्ट प्रत्यक्ष का प्रमाण। आपने देखा और सीसीटीवी कैमरा ने देखा, वो दोनों अलग चीज है। अलग चीज। वो अल्टर्ड हो सकता है। राइट। आजकल एआई है, यू कैन राइट अल्टर्ड वीडियो बना सकते हैं। और दूसरा जो आपने कहा मीडिया वाला इल्यूजन का जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का एक जो थ्योरी एक आता है कि रियलिटी और परसेप्शन, लोगों के अनुभव के बीच में इतने लेयर्स क्रिएट कर दो कि सत्य का पता ही ना चले, वो कंफ्यूज ही रहे पैसे की। जैसे मैं सिंड्रेला का नाम लूं या डिज्नी का कोई प्रिंसेस का नाम लूं, तो ये वो एनिमेशन ये वो बच्चे याद करते हैं। अब वो किसी कॉमिक्स से लिखी गई, कॉमिक्स किसी कहानी से लिखी गई, कहानी किसी काल में घटित होगी। तो जो राजा और प्रिंसेस टीवी में आज देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा भेद है जो रियलिटी में था। राइट। मतलब मैं अभी महेश्वर जैसे मान लीजिए गया, महेशमती को देखा, अहिल्याबाई होलकर के वो राजबाड़ी को देखा, तो बड़ा छोटा है। टीवी में तो ग्रैंड बताते हैं, सब कुछ ऊंचा, सब कुछ बड़ा, हजारों लोग हैं। वहां तो 25 लोगों का बस ही है। राइट। तो है बहुत भव्य नहीं है जी, ठीक है, सुंदर बहुत है, मिनिमलिज्म सब कुछ है। लेकिन जब वहां गया, अच्छा इतना ही बड़ा था, वैसे ही बड़ा था। तो मीडिया टेक्निकली वो लेयर इतनी बनाता है, चाहे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कि आपको वही रियलिटी धीरे धीरे लगने लगेगी, सपनों की दुनिया में आप जीने लग जाते हो और फिर वो आपको ड्राइव कर देती है। तो मिथ्या है, इल्यूजन है, माया है, यदि हम ऐसे बोले, उसमें भी बहुत लेयर्स क्रिएट हो गए अब। और मैट्रिक्स के अंदर एक अलग मैट्रिक्स मैट्रिक्स विद इन द मैट्रिक्स। तो ये और एआई आएगा या वीआर वर्चुअल रियलिटी आएगा तो वो एक और लेयर क्रिएट कर रहा है। तो और आप सत्य से टेक्निकली दूर हो रहे हो। एक और चीज है जो एक शब्द है जिसको मैं भी समझना चाहता हूँ और मतलब मुझे लगता है कि व्यूअर्स भी समझना चाहिए। एक शब्द है ग्रामर या व्याकरण। पुराने जो एंशिएंट लोग हैं वो ग्रामर पढ़ाते थे या यूनिवर्सिटीज में ग्रामर पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया था। ये वैयाकरण से व्याकरण जो ग्रामेरियंस थे। अब हमें लगता है क्योंकि हिस्ट्री एजुकेशन में हमने देखा है कि भाई आई एम हियर यू आर देयर, वो बस उसी के लिए रहते रहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रेजेंट टेंस और ये सब। इसका और इसमें क्या अंतर है? और ग्रामर या व्याकरण के जो ऋषि लोग थे उन्होंने क्या ऐसा किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शायद हम लोग नॉर्मल उसमें नहीं उस चीज को अप्रिशिएट करता। जैसे सिंपल ग्रामर को देखे तो उस रूल्स से क्या पता चलता है कि ये पास्ट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। जैसे टेंस है तो आप काल निर्धारण कर पाते हो। अगर टेंस ना हो तो बातचीत करेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, ये बात किस समय की कर रहा है, कंफ्यूजन होगी। तो हम कहते हैं कि भाव तो पहले ही आ गए, जानवरों में भाव है, व्याकरण नहीं है और शब्द भी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो बिना व्याकरण के भी कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो कई दिशा में जा सकता है। तो उसको सीमित बांधने के लिए ये व्यक्ति जो कहना चाहता है वो सही सही आप तक पहुंचेगी, इसके लिए ग्रामर है, ठीक है। लेकिन व्याकरण में जब आएंगे तो उसमें जैसे माहेश्वर सूत्र है या अष्टाध्यायी है, तो वो शब्दों को भी लॉक कर रहा है। उसमें निरुक्त का मान लीजिए एक पार्ट है। तो व्याकरण चीजों को नियमों में इतना बांध रहा है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को और लॉक किया जाए, ताकि वो एक फ्रीडम मतलब लाइसेंस ना हो कि आप इस अगर ये सच पुस्तक कही जा रही तो पुस्तक का एक डेफिनेशन है, एक ये है कि इसको ही पुस्तक कहेंगे, इसको इस कागज के टुकड़े को हम पुस्तक नहीं कह सकते, राइट। और वो रूल्स है उसमें, तो इट्स मोर लाइक प्रोग्रामिंग। ओके। एंड यू कैन क्रिएट मोर रूल्स आउट ऑफ इट एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू वर्ड्स। कोई नया फिनोमेना है उसके लिए नए शब्द का भी आप निर्माण कर सकते हो। तो अभी जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की जो प्रॉब्लम है कि एक डॉक्यूमेंट है और उसको हर लॉयर अपना अपना इंटरप्रेट कर रहा है, लीगल उसकी का देख रहा है, राइट। तो ये इतना लिंग्विस्टिक, ये तो उसकी वीकनेस है ना कि आप इतना अलाउ कर रहे हो। हाँ, ये सटीक नहीं। तो उस भाषा में जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो वो सटीकता की तरफ बढ़ना प्रारंभ करता है।
मतलब रिलीजन और धर्म दो ही शब्द आप पकड़ ले, हम्म, तो धर्म जब शब्द आप देखोगे कि कैसे बना है तब समझ में आएगी अच्छा ये तो डॉगमा है ही नहीं इसमें। एग्जैक्ट। मतलब जैसे वो धृ धातु से मान लीजिए बना है, तुमने जो धारण करने योग्य है, जिसने धारण किया हुआ है, ऐसे इसके मूल धातु हैं। तो वहां से मतलब फाउंडेशन है, ठीक है। इट्स नॉट कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ। राइट। तो बाहर से जब देखोगे अच्छा ये भी उपासना पद्धति है, इसमें भी पुस्तक हैं, इसमें भी प्रीस्ट हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये भी रिलीजन होगा। लेकिन जब शब्द पकड़ेंगे संस्कृत का जब लेंगे तब पता चलेगा अच्छा ये है क्या। ठीक है। तो आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को अलाउ क्यों कर रहे हो, तो वहां पे ग्रामर बहुत सटीकता से अपना रोल प्ले करता है। अर्थ, शब्द और ज्ञान के बीच में सही संबंध स्थापित हो, वो व्याकरण से हो रहा है। और एक और शब्द आता है खास करके नैरेटिव वॉर के परिप्रेक्ष्य में, जिसको वितंडावाद कहते हैं, कि वितंडावाद है और कोई चीज़ जो है वो चलती चली जा रही है, मतलब डिबेट हो रही है किसी चीज़ पे और वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी उसका कोई वो नहीं, अंतहीन लगता है और अंत में कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है। तो वितंडावाद को आप कैसे मतलब देखते हैं, या इसका क्या हमारे शास्त्रों में क्या मेंशन है, और क्या हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या नॉर्मल? 3 स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ डिस्कोर्स जो ऋषि गौतम बताते हैं, वाद, जल्प और वितंडा। वाद, हार जीत से परे, 2 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों का ज्ञान का स्तर बढ़ेगा जब ये घर लौटेंगे। चाहे मैं हार जाऊं, मुझे उससे मतलब नहीं, इसे साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसको बोलते हैं, मेरा रिसर्च पेपर कोई और फॉल्सिफाई कर दे, इसे साइंस का ही फायदा होगा, राइट। ठीक है। जल्प इज व्हेन यू आर निगोशिएटिंग, जब आप लॉयर हो आपको जीतना जरूरी है, ओके। ठीक है। तो कोई ना कोई युक्ति आप प्रयोग करोगे और उसमें ईगो आएगा, उसमें आप अपना सब कुछ प्रयोग करोगे, राइट। और उसमें सत्य इंटरेस्टेड नहीं है, क्लाइंट जीतना चाहिए, ये मेरा इंपॉर्टेंस है उसमें। वितंडा है कि मैं इतना अच्छा क्रिटिसाइज करूंगा, अपना कभी स्टैंड नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपना स्टैंड बता दूंगा तो सामने वाला क्रिटिक करने लगेगा, राइट। जैसे कोई मान लीजिए पॉलिटिकल एग्जांपल लेता है, कोई मान लीजिए मोदी जी की बुराई कर रहा है, अब वो कभी नहीं बताएगा वो किसके सपोर्ट में है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो कभी बता दिया कि मैं सपोर्ट में है वो राहुल गांधी के, सामने वाला उसका भी खंडन करने लगेगा कि वाई, मतलब ठीक है मोदी जी पसंद नहीं है तो वाई ही, लेकिन वो कभी व्यक्त नहीं करेगा कि मुझे वो पसंद है, बस ये कहना कि ये खराब है। हाँ, ठीक है। तो वितंडा इसकी क्रिटिसिज्म है बट अपना स्टैंड नहीं बताएंगे, अपना राइट, अपना एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अवयव जो हम बोलते हैं। लेकिन अभी जो होता है वो इन तीनों से भी परे है। वो क्या है? इन तीनों से परे जो लॉजिकल फैलेसीज या सब में आता है, जैसे अभी मैं केस लेना चाहता हूँ, श्रीधर वेम्बू जी ट्विटर पे वैक्सीनेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि आपका जो मैसेंजर ऐप है वो उतना बढ़िया नहीं है, वो डॉक्टर है मान लीजिए, ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, मैं यूज नहीं करता हूँ, और आप कम से कम 5.5 साल 6 साल का MBBS करिए, इस डोमेन में आइए, तब इस बात को बोलिए, ओके। ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई किया है और मैं देख रहा हूँ ये कॉन्वर्सेशन, मुझे इमिडिएटली क्या दिख रहा है कि तुम टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हो, तुमने क्रिटिसाइज कर दिया उनकी टेक्नोलॉजी को, राइट, बट तुमने फिर अलाउ नहीं किया कि तुम्हारे फील्ड को कोई क्रिटिसाइज पहला। फिर इसको हम लोग बोलते हैं मतलब एड होमिनेम, पर्सनल अटैक है, इंग्लिश में एड होमिनेम है, ठीक है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सुप्रीम बताना, वो अपील टू ऑथोरिटी है कि मैं CEO हूं, मेरा ही चलेगा। मतलब जूनियर एम्प्लॉय कैसे बोल सकता है, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो लॉजिक ना देकर के जब ऑथोरिटी बताना, तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि मान लीजिए ये 1000 ऑफ पेरेंट्स फेस कर रहे हैं एंड प्रॉब्लम है, इस पे पब्लिक रिसर्च पेपर भी है, and ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, मतलब श्रीधर में वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स क्या है, ये घटित हो रहा है, कई लोगों के साथ घटित हो रहा है, मतलब सैंपल साइज छोटा नहीं है कि 15 लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन सामने वाला बस ये बोल रहा है कि आप तो ऐसा सेंटिमेंट दे रहे हो जिससे एंटी वैक्सीनेशन सेंटिमेंट फैल जाएगा, आप मत बोलिए इसमें। लेकिन फिर वो किसी और मैटर होता है कि ओपिनियन रखने का क्यों नहीं हक है किसी को दूसरे मुद्दों पर। ये भी व्यक्ति ओपिनियन एक्सप्रेस का है, यू शुड गिव रिब्यूटल, उसका खंडन करिए कि वेम्बू जी
आपको अनुभव नहीं है, आप इस पॉइंट पे इस डेटा को गलत कोट कर रहे हैं, या ये साइंटिस्ट क्रेडिबल नहीं है, डॉक्टर जिसको आप ला रहे हैं, ये सही तरीका है खंडन करने का। लेकिन उन पर पर्सनल अटैक करना, कि देखो कोई भी भारत में फेमस होता है तो वो हर विषय का एक्सपर्ट होने लग जाता है, तो ये तरीका नहीं है खंडन करने का। तो ये वितंडा से भी एक लेवल नीचे है, क्योंकि आप क्रिटिसाइज पॉइंट को नहीं कर रहे हो, व्यक्ति को अटैक कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो। और हम सभी को पता है, मतलब अगर मूल रूप से देखें, कि लोभ और लालच और लॉबी ये फंडामेंटल रियलिटी है पूरी दुनिया की। पैसे के प्रति लोभ, लालच, अपने ग्रुप का सपोर्ट करना, और मेरा ये माई बाप है, यहाँ से मेरा रोजगार हो रहा है तो मैं क्यों अगेंस्ट बोलूं, ये सबके फील्ड का है, राइट। कोई भी चीफ सेक्रेटरी हो तो अपने चीफ मिनिस्टर की बुराई नहीं करेगा माइक पे, तो जो डॉक्टर है वो अपने फार्मा लॉबी के बारे में कैसे बोलेगा भाई? बिल्कुल। लेकिन हम सभी को पता है कि एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गिफ्ट्स दिया जाता है। सो आप वाद करिए, जल्प करिए, क्रिटिसाइज करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, अंधेरे में मत रख के खुद डॉगमेटिक मत हो जाइए, जो रिलीजन का आदत है। तो साइंस भी क्या हो गया है कि इफ इट इज नॉट पीयर रिव्यूड वी विल नॉट कंसिडर इट साइंस। हाँ, बट ये भूल जाते हैं दैट इज कॉल्ड एकेडेमिया, दैट इज नॉट साइंस। साइंस इज टेक्निकली कि फॉल्सिफाई होना है भाई, परम सत्य नहीं है कोई भी बात है, ये ह्यूमिलिटी है साइंस में, तो आप उसको एज अथॉरिटी नहीं प्रयोग कर सकते, राइट। तो वितंडा का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये तो अच्छी चीज है, मतलब पूरा बौद्धिज्म, नागार्जुन जो है वो वितंडा आधारित है, बौद्धिस्ट वितंडा ही करते हैं, लेकिन वो भी रेस्पेक्टफुल है, वो अलाउड है ऋषि गौतम के अनुसार। जो अब होता है आर्ग्यूमेंटेशन या झगड़ा, राइट, या जोर से बोलना, या कैंसिल करना, अलाउ नहीं करना, ये सब तो ऋषि गौतम को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी होगा। मतलब मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, मतलब हंसी लगती है, केजरीवाल जैसे जेल में, अब जब लॉ मेकर्स ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि कोई अगर जेल जाएगा तो वो इस्तीफा नहीं देगा, तो ये कोई कानून ही नहीं था। सबको लगता था कि आरोप, पहले तो आरोप लगने को लोग इस्तीफा दे देते, तो ऑब्वियसली कोई जेल जाएगा तो अपना पद छोड़ देगा, ऐसा मान करके वैसा नियम लिखा ही नहीं है। और क्योंकि नियम लिखा नहीं गया तो उन्होंने उसका प्रयोग किया है। तो आप सब कहाँ लिखा है? राइट। तो वितंडा से नीचे की बात हो गई है, तो ऋषि गौतम ने उसके नीचे की सोची नहीं कि समाज ऐसा भी बिहेव करेगा। एक और चीज है जो हम लोग आई थिंक इस पे अगर चर्चा करें, क्योंकि ये आम लोगों के जीवन में हमेशा आता है कि लॉजिक क्या है, और लॉजिक और एटीट्यूड, जो हमारा तर्क है, और जो हमारे किसी चीज को करने या न करने की टेंडेंसी है, वो लॉजिक को इन्फ्लुएंस करती है, लॉजिक उसको इन्फ्लुएंस करता है। ये क्योंकि अक्सर लोग कोई भी चीज जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं ये देखो ये लॉजिकल है, या ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, लेकिन बाद में वो लगता है कि यार कालांतर में हो सकता है कि वही चीज सही जो इलॉजिकल लग रही थी वो बाद में सही हो लगे। तो ये लॉजिक और एटीट्यूड का क्या इंटर रिलेशन? अब लॉजिक का लिमिटेशन कहाँ हो जाता है उस पर, यदि मैं एक बार मैं उदाहरण देता हूँ। दो बच्चे बैठे हैं, उनको बोला गया सर ऊपर नहीं उठाना है, लेकिन बताना है पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो एक ने सोचा, फील किया कि हवा नहीं लग गई, तो उसने बोल दिया नहीं घूम रहा है पंखा। एक ने देखा आवाज नहीं आ रही है कोई, तो बोला कि पंखा नहीं घूम रहा है। नॉट दे आर लॉजिकली परफेक्टली करेक्ट, लेकिन उनका एजम्पशंस गलत था कि हर पंखा आवाज और हर पंखा हवा देता है। पंखा बहुत दूर भी हो सकता है, इतना दूर कि उसका आवाज ना पहुंचे, हवा भी ना पहुंचे, राइट, या बहुत स्लो घूम रहा हो कि हवा ही ना। तो एजम्पशन जो प्रिमाइस है उसके बेसिस पर तुरंत रश कर जाना कंक्लूजन के लिए, तो वो लॉजिकली साउंड है, लेकिन आपका जो जीवन का अनुभव है, एजम्पशन है, वो बहुत छोटा है, सैंपल साइज बहुत छोटा है। तो कोई मान लीजिए आयुर्वेद की बुराई कर रहा है और उसे आयुर्वेद के बारे में ये नहीं पता, ठीक है, तो उसका जो एजम्पशन होगा वो ये होगा कि जो पुरानी चीज है वो प्रिमिटिव होती है। हाँ, एडवांस कैसे हो सकती है? क्योंकि प्रोग्रेस लीनियर, मतलब भविष्य में आगे जा रहे हैं तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए लॉजिक से कंक्लूजन गलत आया सही होते हुए भी, ठीक है। और आप देखिएगा
एक क्रिमिनल भी, एक टेररिस्ट भी एक लॉजिक अपने माइंड में फ्रेम करता है कि उसके साथ जीवन में बुरा हुआ है या उसकी कम्युनिटी के साथ बुरा हुआ है, तो उसका मोरल राइट ऑब्लिगेशन है कि वो दुनिया जला दे। तो लॉजिकली अपने आप को तैयार करता है उस मोटिव के लिए। इनफैक्ट अगर वो लॉजिक उसके दिमाग में ना दिया जाए तो वो उस क्राइम को करने के लिए टेंडेंसी उसकी डेवलप भी नहीं हमेशा होगी। ठीक है, तो लॉजिक हमेशा बाद में आ रहा है, इट्स नॉट फंडामेंटल। कैसी आप ब्रिंगिंग है आपकी, कैसा सोसाइटी में रहते हो आप, देखिए आप प्लेजर ओरिएंटेड हो, अगर बहुत भोगी हो, तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नास्तिक होने लगोगे, क्योंकि प्लेजर जो है वो एक दूसरी दिशा की चीज है और मर्यादा में रहना, नियमों में बंध के रहना दूसरी चीज है। तो नियमों को तोड़ने की जब आदत बनेगी तो आप लॉजिक लगाने लगोगे कि ये ट्रेडिशनल क्यों होते हो। यू हैव टू चैलेंज द स्टेटस को, नियमों के बंधनों से दूर जाओ, देन यू आर प्रोग्रेसिव। मतलब कई राजा थे तो वो बाइबल से इसलिए दूर गए वेस्ट में कि बाइबल में शादी और संबंध बनाने का पर्टिकुलर नियम है। उनको लगा कि हम 4 रानी कैसे फिल होगी हमारी, तो बाइबल से दूर जाना पड़ेगा। तो जो आप लाइफ जीना चाहते हो वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो वो लॉजिक आपको नहीं पसंद आएगा। तो आप जो बोल रहे थे कि एटीट्यूड हमेशा या अनुभव वो हमेशा फंडामेंटल है, देन इट फॉलोज। तो इसीलिए महाभारत में तर्को और प्रतिष्ठा, तर्क से प्रतिष्ठित नहीं कर सकते सत्य को, इट विल हेल्प, इट विल नॉट कंक्लूड। सोल उसका मतलब एसेंस नहीं आएगा, वो उसको टूल की तरह यूज करिए। लेकिन प्रमाण इज मच मोर सुपीरियर देन लॉजिक। वैलिडेशन प्रॉपर होना उसका हेल्पर है तर्क। तर्क इज नॉट द फाइनल ऑथोरिटी, लॉजिक इज नॉट द फाइनल ऑथोरिटी। वही अनसाइंटिफिक वाला मैंने जो बोला कि साइंटिफिक होना ही सत्य है, अनसाइंटिफिक होना असत्य है, एक तो वो डिसाइड नहीं होता। उसी तरह समथिंग विच इज इलॉजिकल दैट डजंट मीन इट इज नॉट हैपनिंग। जैसे दो पति पत्नी का झगड़ा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा, दोनों को अपना साइड सही लगता है। हाँ। तो क्यों लगता है? क्योंकि लॉजिकली वो कंक्लूड कर रहा है। वो ऐसा मुझे ऐसा क्यों कहा कि इट साउंड्स वेरी इलॉजिकल, ये हो तो रहा है ना। तो लॉजिकली हर चीज को एस्टैब्लिश करना संभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घटित नहीं हो रही है। एक और चीज जो आजकल बहुत बात हो रही है, जिसके ऊपर हम लोग क्या पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, उसको बड़ा एक लव हेट रिलेशनशिप टाइप का डेवलप हो रहा है एआई के साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि हमने एआई यूज करके हम एफिशिएंट ही बन जाए, फिर डर भी है कि अरे यार एआई हमारा सब कुछ खा लेगी, हमको ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्नोलॉजी, अगर खास करके पिछले 100-150 या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अगर हम ले लें, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज जो कि पूरी तरीके से हम पर हावी हो जाएगी। और जब जब टेक्नोलॉजी बदलेगी, जब जब टूल्स बदलेंगे, तब तब हम पूरी तरह बदल जाएंगे। और ऑलमोस्ट हम मतलब अब पिछले उसके जो मोबाइल का रिवॉल्यूशन हुआ हमारे यहाँ, और स्मार्टफोन और ये सब, और बहुत ज़्यादा कंटेंट, और ये हम उसको जैसे लगा कि मतलब ये बाढ़ का पानी है और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, बस आ रहा है और हम अपनाते जा रहे हैं किसी तरीके से, बचे हुए हैं कि भाई डूब न जाए, और उसमें फिर ये नहीं कर रहा है कि डूब जाएंगे। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को, स्पेसिफिकली एआई एंड जनरली किसी भी टेक्नोलॉजी से जो हमारा समाज, विशेषकर हमारा जो सनातन समाज है, वो इतना डर क्यों जाता है या इतना उसको एप्रीहेंसिव क्यों हो जाता है कि अब ये टेक्नोलॉजी आ रही है, अब ये खत्म कर देगा हमको। ये एप्रीहेंसिवनेस हम लोगों में क्यों है, जबकि हम मानते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने एक बहुत ही डीपर लेवल पे जाके चीज़ों को देखा है, समझाया, बताया। ये इसको आप कैसे देखते हैं, इस फिनोमेनन को? पहले तो जो सनातन है, ये जो ऋषि थॉट है, वो रेजिलिएंट है, वो इससे सामना कर सकता है। पहली बात ये बात है उसको व्यवहार में लाने की। पहली चीज, हमेशा टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बनी है, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी को सर्व करने के लिए नहीं बने, वही तन के जीवन को सुलभ बना, इसके लिए आई है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, आप गाड़ी बनाई, आपने पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे तो आपने गाड़ी बनाई, फिर तेज गाड़ी बनाई कि जल्दी पहुंचेंगे, बुलेट ट्रेन आ गई। तो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए आई है, हमारे व्यवहार को बदलने नहीं आई थी अभी तक की जितनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन एआई या सोशल मीडिया, क्योंकि हम उससे इंटरेक्ट करते हैं और सेंस ऑर्गन उससे इंगेज होता है,
हमारी आंख, हमारे कान, वैसे वो एंगेज होता है तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। ठीक है, जैसे संगीत लोगों की भावनाओं को बदल देता है। जैसा आप गाना सुन रहे हैं उस मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, विषय है, वो हमें प्रभावित करता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि हम अपने आप को स्थित प्रज्ञ, अपने आप को स्थिर करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जो डिसरप्शन है वो और तेजी से होगा। तो हमें बोला जाता था कि जो गाइड किया जाता था, किसी के मतलब मनुष्य मनुष्य का इंटरेक्शन में बोल रहा हूँ, किसी ने कुछ तुमको बोला तो मोटी चमड़ी का होना चाहिए। इतना तुम प्रभावित क्यों हो जाते हो? प्रभावित अगर होने लगोगे तो हर व्यक्ति तुम्हें शब्दों से कंट्रोल कर लेगा। तुम जितना सेंसिटिव होगे उतना ज्यादा तुम्हें कंट्रोल किया जाएगा, उतना तुम्हें बुरा लगेगा, उतना तुम्हारा जो एंग्जाइटी सब कुछ फ्लक्चुएटिंग होगा। तो अब जो है सिर्फ मनुष्य नहीं, क्योंकि हम मान लीजिए लोगों से बचना चालू हो गए कि नहीं हम अपने उस रिलेटिव के घर नहीं जाएंगे, जो यूथ की आदत है, हम नो स्ट्रिंग्स अटैच, ज्यादा रिलेशन डीप में हम बनाएंगे मिनट का, अब उतना कौन झेलेगा। लेकिन फोन है हाथ में, वो जो थॉट आ रहा है, वो जो संगीत आ रहा है, वो जो रील आ रहा है, ये संस्कार आपका बदल रहा है, आपका बिहेवियर बदल रहा है। ठीक है, और आपको इस बार ये गुलाम बना रहा है। मतलब नशा का एक नया रूप है, और एआई उसका एक प्रोसेसिंग पावर आ चुका है। अब उस डेटा को प्रोसेस करके कुछ और प्लेट में परोस सकता है आपके सामने, आपको और पोलराइज कर सकता है, आपको और लड़वा सकता है, आपको और हिंसक बना सकता है, आपके और सोचने समझने के विचार को और ज्यादा ब्लर कर सकता है। क्योंकि नाउ एआई कैन प्रोसेस दिस बिग डेटा एंड कैन मेक टूल्स, जो हम सोशल मीडिया होते हैं, कंपल्सिंग लूपिंग एक कॉन्सेप्ट है कि एडिक्शन कितना और ज्यादा पैदा हो, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया की, और व्यक्ति और कितना ज्यादा समय बिता पाए, ताकि तभी और एडवर्टाइजमेंट जटेगा, तभी पैसे आएंगे, ऐसे करके। तो वो इंद्रिय का जो वीकनेस है सेंस ऑर्गन का, उसी को हार्नेस कर रहा है। तो जितना व्यक्ति भौतिकवादी है, जितना ज्यादा सेंस मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, वो और ज्यादा कंट्रोल होता जाएगा। तो हम जो बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में पुराना थॉट है, जीवन एकदम सरल रखो, उच्च विचार रखो। तो आप जितने सरल रहेंगे, जितना ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे, ओवरली एनालिटिकल नहीं रहेंगे, उतना जीवन जीना उतना आसान होगा आपके लिए। मतलब जब फोमो बोलते हैं, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे बच्चे को ये भी करना चाहिए, मतलब आप इतना चीज अचीव कर लिए फिर भी अधूरापन है, नहीं मैं अपने दोस्त के जैसा नहीं बन पाया, देखो वो कितना आगे बढ़, हमेशा एक जो भाग दौड़ रह जा रहा है। सबने कैचअप क्रिकेट जिससे बोलते हैं कि वह चौका छक्का मार भी रहे तो भी रन रेट ऊपर ही जा रहा है। कल मैं जैसे गाना गा रहा था तो एक ने मुझे कहा कि तुम कंपटीशन में क्यों नहीं अप्लाई करते। ठीक है, मतलब मैं आनंद के लिए बस गा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि उस चीज को लेकर जीता जाए। सही बात। तो भाई इनफैक्ट अब तो हालत ऐसी हो जाती है कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज करते हैं जो कि थोड़ा लोगों से अलग है, कोई एक पर्टिकुलर चीज लेट से मिमिक कर ले रहे हैं दो चार लोगों की, तो सुनते ही कोई कहेगा अरे यार तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर यूट्यूब चैनल बनाओ, ये करो, मोनेटाइज करो, वो करो, इसके ऊपर कंटेंट बनाओ। मतलब आप कोई भी चीज करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक मटेरियल पर्पस या कुछ होना चाहिए। आप अपने आनंद के लिए या वैसे ही गुनगुना रहे हैं या गा रहे हैं या लिख रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो अलाउ ही नहीं, वो स्पेस ही नहीं क्रिएट होने दे रहे हैं। और इसके पीछे एक और चीज़ है जिसके ऊपर आई थिंक मतलब हम लोग को भी वो करना चाहिए कि एआई तो जो कंटेंट बना रहा है, हमें लगता है कि ये तो डेमोक्रेटाइज कंटेंट है, कोई भी कंटेंट बना रहा है, हर आदमी, चाहे वो किसी भी सामाजिक उससे सोशल स्ट्रेटा से आ रहा हो, लेकिन इसको जो चैनलाइज कर रहा है, जो शक्तियां हैं, जो जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, और उनके पीछे जो लोग हैं, तो उनके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि ये ये कंफ्यूजन है, ये कोई ऑर्गेनिक कंफ्यूजन नहीं है, मतलब देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस मैडनेस, मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। कैसे देखते हैं इसको? तो राजीव मल्होत्रा जी बड़ा अच्छा समझाते हैं कि हम जो गुलाम बने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा प्रोसेस क्या था कि रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना है भारत को, और इंडस्ट्री यहाँ की कोलैप्स करनी है।
ठीक है। ठीक है। हम्म। और फिर इसको ही मार्केट बना करके फिर इन्हें ही बेचना है। तो कॉटन लेके इंडिगो है, वहां जाएंगे, कपड़े बनेंगे, फिर वो कपड़ा भारत में बिकेगा। ठीक है। और वेल्थ वहां से आप गरीब होना स्टार्ट हो जाते हैं। झारखंड में भी हमारा वही है। मिनरल्स, चाइना को जब मैं देखता हूँ तो वो ऐसे किए हैं कि 50 साल 100 साल तक अपने मिनरल्स को बचा के रख रहे हैं कि दुनिया में पहले खत्म हो जाए, देन वी विल बिकम द सप्लायर। ओके। वहां से वेल्थ आएगा कि किसी के पास मिनरल्स नहीं बचे। तो रॉ मटेरियल, तो डेटा इज न्यू ऑयल जब बोलते हैं तो हम डेटा सप्लायर हो गए, क्योंकि हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस डेटा से कोई टूल बन रहा है, कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, एल्गोरिथम बन रहा है, वो हमें फिर पॉलिसी मेकिंग के रूप में, या वो हमें बेचने के लिए आ रहा है, या पॉवर्टी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए ये टूल हमारा इस्तेमाल करो, वी विल गाइड यू दी। तो डेटा का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो रॉ मटेरियल सप्लायर है हम, तो उससे वेल्थ नहीं आएगा। राइट। राइट, मतलब आपका अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। तो जिनका प्लेटफॉर्म है, जिनका एल्गोरिथम है, जिनका प्रोडक्ट है, वही पैसा कमाएंगे, और आप सिंपली एक सप्लायर बनोगे। तो इससे डरना नहीं है, इसको अपने धार्मिक कॉस्मोलॉजी या फ्रेमवर्क के अंदर ला करके, जो हमने शुरुआत की थी ऋषि गौतम कि ज्ञान नॉट पर से ज्ञान देना है, उस ज्ञान को धारण करे, उसका शक्ति का सही प्रयोग करे, उस तलवार का, दो-धारी तलवार जो है। तो एआई को धार्मिक फ्रेमवर्क में यदि आप लाओगे, उसका सही प्रयोग, यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है, और कंट्रोल में लाओगे अपने डेटा सेंटर्स, जो अब ठीक है डिसाइड होने लगा है कि वाईचेक में अब जो हार्डवेयर या सर्वर सब यहाँ पर सना हो, राइट, तो वो ठीक है। तो यू हैव टू कंट्रोल डेटा, डेटा के साथ कैसे प्ले किया जा रहा है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। राइट। राइट। ठीक है रवि जी, काफ़ी इस पर डिटेल चर्चा हम लोगों ने की, और जो भी व्यूअर्स ने इसको देखा है, एक बार फिर से इस पुस्तक को आप ध्यान से देखें, द डायलेक्टिकल ऋषि। छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत क्लैरिटी है और बहुत अच्छे से लिखी गई है, छोटी सी कहानी के रूप में। आप पढ़ेंगे, आपको ना सिर्फ आनंद आएगा, बल्कि आज की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं संयम टॉक्स पे, तो मतलब अनेकों वीडियो है, इसको समझने में आपको सहूलियत होगी। तो इसको देखिए और इस पुस्तक को आप पढ़ें। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विस्तार बहुत बहुत